ठीक है, और इसमें आपका चावल रखा हुआ है, इसमें आपका चावल रखा हुआ है। जैसे ही हम हीटिंग स्टार्ट किए, ये क्या हुआ, पानी वेपर बनना चालू हो गया। तो पानी वेपर में चालू हो गया, इस जैसे ही पानी वेपर बनना चालू होता है, इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। ये स्टीम अब क्या बाहर निकला, स्टीम बाहर नहीं निकल पाएगा, तो स्टीम अंदर ही नो रहेगा, सर। स्टीम तो इसके अंदर ही है। ठीक है, जैसे ही यस। स्टीम अंदर रहेगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले जो 100 डिग्री पे बॉयल हुआ, एकदम स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ, 100 डिग्री पे बॉयल हुआ, अब बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री हो गया प्रेशर बढ़ने से, तो फिर बॉइलिंग रुक जाएगा। फिर जैसे ही बॉइलिंग रुक जाएगा, फिर जैसे ही 110 डिग्री आएगा, हम गैस को बढ़ा दिए जा रहे हैं, तो जैसे ही 110 डिग्री आया, फिर से बॉयल होना चालू हो गया और फिर से स्टीम बनना चालू हो गया। फिर स्टीम बना, तो जैसे ही स्टीम बनेगा, इसके साथ साथ एक और चीज क्या हो रहा है, हीट क्या है, इस कंटेनर के अंदर ही रह रहा है। हीट क्या है, इस कंटेनर के अंदर ही रह रहा है। हीट इस कंटेनर से नहीं निकल रहा है, हीट किसी भी तरह से इस कंटेनर से नहीं निकल रहा है। तो अब फर्दर क्या होगा कि ये जो स्टीम है, ये जो अंदर का स्टीम है, जब हम हीट दे रहे हैं तो ये अंदर का स्टीम भी हीट होगा। तो अभी जो यस। 110 डिग्री पे जो स्टीम का तापमान भी 110 डिग्री हो गया, वो स्टीम भी अब हीट होगा और वो 120 डिग्री हो जाएगा। इसको कहते हैं सुपर हीट। इसको कहते हैं सुपर हीट। सुपर हीट कहां होता है, ओनली स्टीम के केस में। मतलब पानी का तापमान को एक समय ऐसा आएगा कि ये पानी पूरा सूख जाएगा और यहाँ पे केवल स्टीम रहेगा। ठीक है, यहाँ पूरा स्टीम रह जाएगा, और थोड़ा देर बाद क्या होगा, और पानी कम हो जाएगा, यहाँ स्टीम हो जाएगा पूरा। थोड़ा देर और बाद क्या होगा, ये पूरा ही पानी खत्म हो जाएगा, पूरा में ही स्टीम हो जाएगा। अब जो भी हीट ऐड करेंगे, ये स्टीम हीट होगा। और मान लीजिए वो सैचुरेशन टेम्परेचर उसका था 140 डिग्री, तो ये 140 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, 150 डिग्री, 160 डिग्री, ऐसे चला जाएगा, तो इसको कहेंगे सुपर हीट। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम अगर प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, अल्टीमेटली अगर हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर हमारा खाना बनाने से के लिए क्या फायदा होता है कि इसमें फ्यूल कम खर्चा होता है। अगर आपका खाना इसमें 30 मिनट में पकता है, इसमें 15 मिनट में पकता है, तो आप तो गैस सेम जला रहे हैं, तो आप 30 मिनट गैस को जलाए और 15 मिनट गैस को जलाए, तो मतलब आपका अगर ये 3 महीना गैस चल रहा है, 3 मंथ गैस चल रहा है, तो आप में इसमें 6 मंथ गैस चलेगा। ठीक है, तो इसी कारण से ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हुआ। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये समझे कि एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगा प्रेशर ज्यादा होने से। यस सर। यस सर। यस कैसे ठीक कैसे बड़ा पता नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं रैंकाइन साइकिल में। रैंकाइन साइकिल आप लोग पढ़े नहीं होंगे कभी। रैंकाइन साइकिल इंजीनियरिंग के समय पढ़ाया जाता है। ठीक है, रैंकाइन साइकिल होता क्या है, पहले हम आपको वो चीज बता देते हैं। रैंकाइन साइकिल क्या होता है तो इन जनरल रैंकाइन साइकिल क्या होता है कि ये एक ऐसा डिजाइन होता है, ये एक ऐसा डिजाइन है, ये वाला ऐसा एक लाइन है। इस लाइन का दो मतलब होता है। पहला मतलब होता है, रुक जाइए, हम एगो व्हाइट पेज इंटर करते ओपन करते हैं। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, ऐसे एक ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है हीट एडिशन, कितना हीट हम डालें, हीट एडिशन। ये ग्राफ है टेम्परेचर का, टेम्परेचर।
इसमें बोले थे कि ऐसा लाइन होता है, एक ऐसा करके लाइन होता है, वो लाइन को ड्रॉ करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो वो लाइन में दो टाइप का लाइन होता है। एक लाइन हो गया ये कलर से हम करते हैं एक लाइन, और दूसरा लाइन दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है, ये दो लाइन होता है अलग अलग। यही चीज हम लोग फोटो में देखे थे। यहाँ पे जो गोल वाला लाइन है, बाकी जो दुनिया भर का लाइन है उतना नहीं समझना है। एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, यही लाइन को हम वहां पर ड्रॉ किए। इन दोनों लाइन का मतलब क्या होता है कि इसके, ये ऑरेंज लाइन के इधर में जो भी चीज है वो है वाटर, इस लाइन के इधर में जो भी चीज है वो है स्टीम, इस लाइन के इधर जो चीज है वो है वाटर, इस लाइन के इधर जो है स्टीम, और बीच में क्या बचा, वाटर प्लस स्टीम। प्लस स्टीम सर, वाटर प्लस। ठीक है, यहां तक याद रहेगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है। हाँ, इसको बोलने से पहले एक चीज और चालू कर बता देता हूं। जैसे कल हम आपको बताए थे कि स्टीम पावर प्लांट में आप जहां पे भी सुने होंगे स्टीम पावर प्लांट, वहां पे ना वाटर ही वर्ड एगो कॉमन आता है, वाटर। ये वाटर क्यों यूज किया जाता है? हर जगह पे पानी ही क्यों यूज होता है पावर प्लांट में, चाहे न्यूक्लियर हो, हाँ, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे स्टीम में कोयला से जला रहा हो या इससे जला रहा हो, वाटर ही क्यों यूज होता है? क्योंकि अगर 1 लीटर पानी या 1 बोतल पानी को हम हीट करेंगे तो वो 1600 बोतल स्टीम बन सकता है। 1 बोतल पानी 1600 बोतल स्टीम बन सकता है। अब ये 1600 बोतल स्टीम को अगर हम एक ही बोतल में रहने दें, बोतल से नहीं निकाले, तो इसका प्रेशर क्या होगा? बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस अगर इसको निकाल देंगे तो नहीं बढ़ेगा, बट अगर हम इसको नहीं निकालते हैं, एक ही बोतल में रहने देते हैं, तो स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 1 बोतल पानी जनरली 1600 बोतल स्टीम बनाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हम इंक्रीज कर सकते हैं। चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है कि वाटर में हम जितना भी हीट एडिशन करें, मतलब हीट एडिशन का मतलब क्या है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो वाटर का टेम्परेचर हम 100 डिग्री लेके जा सकते हैं, वाटर का टेम्परेचर हम 0 डिग्री लेके जा सकते हैं, वाटर का टेम्परेचर हम 200 डिग्री लेके जा सकते हैं, 500 डिग्री लेके जा सकते हैं, 1000 डिग्री लेके जा सकते हैं। वाटर का तापमान हम कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है वो बाद में बताएंगे, बट पहले वाटर का तापमान जो है उसमें जितना भी हीट ऐड करेंगे, वाटर उतना हीट लेने के काबिल है। ठीक है, पहला चीज होता है वाटर में जितना भी हीट देना चाहेंगे, वाटर उतना हीट लेने के काबिल है। दूसरा चीज होता है कि वाटर अपने आप को 1600 गुना एक्सपेंड कर सकता है। वाटर अपने आप को 1600 टाइम्स एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एक्सपेंड करेगा उतना ज्यादा प्रेशर हम बढ़ा सकते हैं वाटर का। तो वाटर का प्रेशर भी हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यही दो मेन कारण है, बाकी और भी कारण है, बट ये दो मेन कारण है जिसके कारण हम वाटर को यूज करते हैं पावर प्लांट में। ठीक है, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे, तापमान क्या होगा कि मेरा वाटर का प्रेशर भी बढ़ेगा, और उससे हम उतना ज्यादा काम ले सकते हैं। काम, किसी से काम लेना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी से काम लेना पड़ेगा तो उसके पास एनर्जी होना चाहिए। वो एनर्जी किसके टर्म में होना चाहिए? हीट एनर्जी के टर्म में या प्रेशर एनर्जी के टर्म में। तो जिसके पास जितना एनर्जी रहेगा उससे हम उतना ही काम निकाल सकते हैं ना। ये समझ रहे बात को? अगर उसके पास एनर्जी ही नहीं रहेगा तो हम उससे काम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ एनर्जी क्या Yes. है? हीट एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज Yes, है। sir. हाँ, अब क्या होता है कि अब स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ जाता है, देखिए
कलर को चेंज करता हूँ। अब इसमें क्या होता है, वाटर पहले जैसे हम बर्तन में पानी लिए थे, ठीक है, बर्तन में पानी लिए थे और पानी को बॉईल कर रहे थे और हीट दे रहे थे। तो पानी पहले 30 डिग्री पे था, वो 30 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, 100 डिग्री तक चला जाएगा। तो मान लीजिए ये 100 डिग्री है, तो पानी 30 डिग्री पे था, 30 डिग्री पे पानी था। तो पानी 30 डिग्री से 100 डिग्री तक जाएगा। तो जब पानी 30 डिग्री से 100 डिग्री तक जाएगा, तो इसके इधर है, येलो लाइन के लेफ्ट साइड में है, तो ये वाटर ही कहलाएगा। ये अभी तक तो ये वाटर ही है। तो इसमें कौन सा हीट किया 30 डिग्री तक लेके जाने के लिए? सेंसिबल हीटिंग। यस सर, यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर पानी 100 डिग्री से क्या होगा, 100 डिग्री वेपर में बनेगा। तो पानी 100 डिग्री से 100 डिग्री में ही वेपर में बनेगा, मतलब यहां से तापमान, पानी का तापमान चेंज नहीं होगा। तो ये पानी 100 डिग्री से 100 डिग्री ही वेपर में बना। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या हो गया, वेपर हो गया, ये वेपर हो गया। सर इसको सैचुरेशन टेम्परेचर बोलेंगे ना? सैचुरेशन टेम्परेचर इसको बोलेंगे, सैचुरेशन टेम्परेचर इसको बोलेंगे। 100 डिग्री को, हाँ, जहां से पानी बॉयल होना खत्म हुआ। अब पानी बॉयल होने के बाद क्या करेगा, पानी जैसे ही 100 डिग्री तक पहुंचा, पानी क्या करेगा, भाप बनना चालू होगा। तो सैचुरेशन वो टेम्परेचर है जिसके बाद पानी भाप बनता है, या जहां से बॉइलिंग चालू होता है। यहां से बॉइलिंग चालू हो गया, इस पॉइंट से बॉइलिंग चालू हो गया, ठीक है। तो सैचुरेशन टेम्परेचर इसको बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इस स्टीम को नहीं निकलने देते, अगर हम स्टीम को निकलने नहीं देते हैं और ये स्टीम को ही हीट करते हैं, तो क्या होगा, स्टीम सुपर हीट हो जाएगा। ये हो गया सुपर हीट, सुपर हीट। ये हो गया लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। सैचुरेशन टेम्परेचर और लेटेंट हीट का बीच का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे सर। हाँ, एकदम सही क्वेश्चन पूछे। देखिए, आपको मान लीजिए कि इंडिया से चाइना जाना है। तो ये इंडिया है, इंडिया का मैप है, ठीक है, जो भी मैप है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। इसके इधर क्या है, चाइना है। तो आपको इंडिया से चाइना जाना है, तो आपको तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या है, बॉर्डर है, तभी आप चाइना में कहलाएंगे। तो ये बॉर्डर को जब पार करेंगे तभी तो चाइना में कहलाएंगे, चाहे वो थोड़ा सा पार करे या ज्यादा पार करे। आप बॉर्डर को पार करेंगे तभी होगा। तो सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, बॉर्डर है। जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा वो लेटेंट हीट में नहीं घुसेगा। तो पानी को मान लीजिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 kg जो है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इतना kg प्रेशर में 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है। तो जब तक आप 30 डिग्री से 100 डिग्री नहीं पहुंचाएंगे, पानी स्टीम बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो 100 डिग्री क्या हो गया, सैचुरेशन टेम्परेचर। जब तक 100 डिग्री नहीं पहुंचेगा आपका स्टीम बनना चालू ही नहीं होगा। तो 100 डिग्री पहुंचाने के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, मतलब आप मान लीजिए अभी बिहार में है या झारखंड में या उड़ीसा में, तो आपको पहले बॉर्डर तक पहुंचने के लिए जो पैसा का खर्चा हो, जितना पेट्रोल खर्चा हो, पैसा का खर्चा हो, ये खर्चा क्या हो गया, सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग, ठीक है, मतलब सेंसिबल खर्चा कि आपको बॉर्डर तक पहुंचा दिया। उसके बाद बहुत आदमी क्या बोलेगा ना, जैसे ही बॉर्डर थोड़ा सा क्रॉस किया ना, बोलेगा हम तो चाइना गए थे घूमने के लिए। वो चाइना घूमा नहीं है पूरा, पर वो चाइना घूमने के लिए गया था, बस बॉर्डर में एक पैर रख दिया और आ गया। तो वो बॉर्डर घूमने गया था, चाइना घूम के आ गया, ठीक है। अरे बहुत कोई होता है ना कि भाई मेरा योग है कि नहीं विदेश घूमने का, तो हम क्या करेंगे, नेपाल घूम के आ जाएंगे। ये सर वीजा कुछ नहीं लगता है, पासपोर्ट वीजा। पर हम बोल सकते हैं ना भाई जिंदगी में कि हम विदेश घूमे थे। हाँ, तो वही है कि बॉर्डर क्रॉस कर लेना, बॉर्डर क्रॉस करने तक का जितना दूर का पैसा लगेगा वो हो गया सेंसिबल हीटिंग। मतलब आपको पानी को भाप बनाने के लिए जितना तापमान खर्चा हुआ, जितना एनर्जी लगा, जितना खर्चा हुआ बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, वो उसको कहेंगे सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबली आप हीटिंग किए।
और ये हो गया बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन को कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। यस सर। ठीक है, जो कि मान लीजिए 100 डिग्री है। अब 100 डिग्री के बाद और अगर हीट देंगे तो क्या होगा, आप इसके बाद और खर्चा करिएगा तो पहले बॉर्डर पास करिएगा। आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भी तो एक वीजा लगेगा, वीजा के लिए एक पैसा लगेगा। हाँ, आप पहुंच गए तो बॉर्डर तक पहुंचने का, आपका बिहार से बॉर्डर तक पहुंचने के लिए ऐसे ही तो नहीं, फ्री में नहीं पहुंचेंगे, गाड़ी भाड़ा लगेगा, खाना लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो बिहार से जो आप बॉर्डर तक पहुंचे, वहां तक जितना खर्चा हुआ वो हो गया सेंसिबल खर्चा। अब जैसे ही आप बॉर्डर में पहुंचे, बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा ना, फ्री में ही हम बस इधर से उधर छलांग मार देंगे? थोड़ा सा तो खर्चा खर्चा कुछ लगेगा, लगेगा। हीट लगेगा। हाँ, तो वो बॉर्डर को तोड़ने के लिए, कि आप इंडिया के हैं, आप चाइना में जा रहे हैं, बॉर्डर को तोड़ने के लिए जो खर्चा लगेगा, वो खर्चा वो बॉर्डर हो गया पॉइंट। पॉइंट ये खर्चा नहीं है, बॉर्डर हो गया पॉइंट। इसके बाद जो Saturated temperature, हाँ, sir. उसको कहेंगे नहीं, उसको लेटेंट हीट कहेंगे, बॉर्डर को तोड़ने के लिए। जो बॉर्डर को तोड़ने के लिए जो No, पैसा है, sir. मतलब जो, Border को saturation temperature बोलेंगे. हाँ, बॉर्डर को Border. सैचुरेशन टेम्परेचर कहेंगे। और जो बॉर्डर में जो खर्चा लगेगा, कि आपका वीजा, आपका पासपोर्ट में जो खर्चा पड़ेगा, उसको कहेंगे लेटेंट हीट। और जैसे ही आप चाइना का बॉर्डर में घुसे, ये चाइना का बॉर्डर हो गया, उसके बाद आप चाइना में घूमने गए, तो आप चाइना में जितना दूर तक घूमने जाएंगे, कोई यहाँ घूमने गया, कोई यहाँ घूमने गया, तो जितना दूर घूमने जाएंगे उतना ज्यादा पैसा खर्चा होगा। तो आप जितना दूर घूमने जाएंगे उतना आपका हीट लगेगा। इसमें इतना ही हीट लगेगा, और ऊपर जाएंगे तो और हीट लगेगा। यस सर, समझ गए। तो इसको एक बार और हम समझाते हैं थोड़ा सा छोटा में। फिर ब्लू लाइन का एडिट करेंगे। एक्चुअली सर बोर्ड में प्लांट पढ़ा। में हाँ, बोलिए। सर प्लांट में इस ग्राफ का कैसे यूज होता है? बताते हैं, एकदम बताएंगे। ये केवल पावर प्लांट में ही यूज होगा आपका, ठीक है। ये बोर्ड में पढ़ाना बहुत इजी होता है, और ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, आपके लिए भी दिक्कत होता है, पढ़ने में भी। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो क्रिकेट खेलेंगे, तो ठीक है। और इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ सकते हैं, तो दोनों के लिए हम लोग का एक ही दिक्कत है। एक बार हम पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारे सीनियर मैनेजर मैनेजर थे। हाँ, वो लोग सब ना ऑनलाइन में ऑन करके गायब हो गए। हाँ, और हम बके जा रहे हैं, हम 2 घंटा पूरा बके, फिर बाद में देखिए कोई जवाब नहीं दे रहा, तो फिर हम भी बंद करके छोड़ दिए। सर कोई टॉपिक भी सर पढ़ा है इसमें सर, मॉड्यूल एक्सटेंड हुआ है सर इसका? किसका? इसका? यस सर। या पावर प्लांट का मॉड्यूल एक्सटेंड हुआ है बोल रहे हैं? सर यस जैसे सर सर। इसका 3 हफ्ता का था सर, 6 हफ्ता का हुआ, तो सर इसमें कोई टॉपिक भी पढ़ा है क्या, कि पढ़ाई उतना नहीं ही सेम रहेगा? नहीं नहीं, पढ़ाई सेम रहेगा, टॉपिक बढ़ा है। मतलब क्या, एक्चुअली बोला गया है कि आप लोगों को प्लांट विजिट कराने के लिए, ठीक है। जैसे 1 वीक का प्लांट विजिट है या 2 वीक का प्लांट विजिट है, बट अभी कोरोना के लिए अभी वो चीज अप्रूव नहीं हुआ है। तो सर मतलब उसको हम लोग का ऑनलाइन में ही ऐड कर दिया गया है क्या? हाँ, ऑनलाइन में ही ऐड कर दिया गया है। तो सर कभी तो प्लांट नहीं जाएंगे हम लोग पावर प्लांट का प्रैक्टिकल के लिए? हाँ, ये तो दिक्कत है। ये क्वेश्चन हम भी पूछे थे सर से, हाँ, पर हमको संतुष्ट वाला जवाब नहीं मिला। तो इसीलिए हम बोले कि ठीक है, जब हम ही संतुष्ट नहीं है तो आप लोग कहाँ से होंगे। सर हम लोग का बाद में ऑफलाइन का प्लांट विजिट होगा ना? नहीं नहीं, सभी का प्लांट विजिट है। जैसे वाटर ट्रीटमेंट में प्लांट विजिट एक्सटेंड किया गया, पहले शायद 1 हफ्ता का था ऑफलाइन क्लास, अब 2 हफ्ता का कर दिया गया है। ऐसे बहुत जगह पे हुआ है, ठीक है। बट क्या है, अभी तक प्लांट से परमिशन नहीं मिला है। कोरोना खत्म हो गया, बट अभी भी परमिशन नहीं मिला है। तो सर पावर प्लांट से नहीं मिला है ना? हाँ हाँ हाँ। और सर फिर हम लोग का सर अगला मॉड्यूल है रैगिंग सर, तो उसमें सर ये मिल गया होगा परमिशन? क्या रैगिंग ना रिगिंग? रिगिंग रिगिंग। हमको लगा रैगिंग कौन लेगा आपका। सॉरी सर।
अरे सॉरी नहीं, नो सॉरी मत बोलिए। रिगिंग है। हाँ, ठीक है। नहीं, रैगिंग का सर ये मतलब तो होता है, रैगिंग का मतलब क्या होता तो है? रैगिंग हॉस्टल में होता है ना। हाँ, आपसे सर जबरदस्ती, जैसे रैगिंग मुन्ना मतलब भाई। होता उत्पात करना सर। हाँ, नहीं जी, उत्पात आप लोग तो करते हैं, रैगिंग का मतलब किसी होता का है मस्ती ले जबरदस्ती। लेना। सर जो हाँ, जूनियर लोग मस्ती ले को लेना। परेशान करना। हाँ, जूनियर लोगों को परेशान करना, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में हो रहा था। ये सर, लेकिन जूनियर से आना होगा तो सर नहीं ले पाएगा उससे। हाँ, अभी तो नहीं। हाँ, हाँ सर। तो अभी होता है कि नहीं रैगिंग? नहीं यहाँ पे। नहीं सर। सर आजकल कॉलेज सब में वो एंटी एफिडेविट का फॉर्म साइन करवा लेता है ना सर, कि ना कभी रैगिंग कर पाएंगे ना, या फिर रैगिंग कभी होगा तो कंप्लेन कर सकते हैं कॉलेज जाने का पहले। हाँ, हम लोग ये का बहुत हुआ था। यस सर, फिर कॉलेज में भी बहुत दिक्कत होता है उसके बाद। हम लोग का तो बहुत रैगिंग हुआ था। रैगिंग में ना 60 बच्चा में 10 लड़का जो ये पढ़ाई छोड़ दिया। सर बोलता है कि लड़की ऐसा डांस करो। हाँ, अरे लड़की जैसा डांस बहुत कुछ बोलता है रे भाई, ये लड़की जैसा डांस नहीं। रैगिंग होगा तब समझ सर में आएगा। सोमेश को सर एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा बोलता है कि हम लोग बोल नहीं सकते पब्लिकली अभी। हाँ, तो इसीलिए रैगिंग में बहुत होता है, तो वही तो बोले ना कि 60 बच्चा में 10 लड़का पढ़ाई छोड़ दिया हम लोग का रैगिंग जब हो रहा था तो इसीलिए रैगिंग मतलब खराब बोल सकते हैं, खराब है, पर अच्छा एक साइड से अच्छा भी है। अब सोचेंगे कि अच्छा किस सेंस में है? सर वो टॉलरेंस क्रिएट सर जो करेगा। हॉस्टल में थोड़ा सा सर फन फन होगा अगर इज्जत से किया जाए। हाँ, अगर इज्जत से किया जाए, पर फिर फन नहीं होता एक्चुअली। देखिए क्या है ना, हम अपना ही स्टोरी बता रहे हैं कि जब मेरा रैगिंग नहीं हुआ था, मतलब हम क्लास 12 तक जब थे, तो क्या था कि जैसे घर में कोई आदमी आता था ना, तो हम क्या है ना, एक रूम में जाकर छिप जाते थे। अगर हमको बोलता था जाओ पोस्ट ऑफिस में ये वाला पोस्ट करके आओ, तो हम पोस्ट करने जाते ही नहीं थे। मतलब इतना ज्यादा हम, मतलब क्या बोलते हैं, साई थे, मतलब हम शर्माते थे। किसी से भी, पिताजी के कोई दोस्त आए तो हम छिप के दूसरे रूम में गायब हो गए, या बाहर भाग गए। हाँ, पर हम फेस नहीं कर पाते थे किसी आदमी को। प्रिंसिपल को तो कभी फेस नहीं, प्रिंसिपल को देखने से ही पता नहीं कांपना चालू कर देते थे। पीछे बेंच में बैठते थे। तो ये सब ना मतलब बहुत ज्यादा ये थे। पोस्ट ऑफिस में अगर कोई पोस्ट करना होगा तो हम नहीं बता पाते थे कहाँ पोस्ट करना है, इतना ज्यादा हम ये थे, मतलब साई फील करते थे, शर्म फील करते थे। हम्म, फिर जैसे ही कॉलेज में गए, इतना भयानक रैगिंग हुआ, इतना भयानक रैगिंग हुआ कि वो हमको फॉरवर्ड बना दिया। और इसलिए रैगिंग जरूरी है, मतलब रैगिंग वैसा जरूरी नहीं। हाँ, मतलब एक लिमिट में, कि आदमी मतलब सुसाइड ना कर ले। बहुत आदमी तो पहले सुसाइड भी कर लेता था। मेरे ही मतलब हम जिस बैच में पढ़ाई किए थे, जब हम लोग का क्लास चल रहा था, एक लड़का सुसाइड कर लिया रैगिंग से। ठीक है, तो वो क्योंकि देखिए क्या होता है ना, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। अभी कुछ प्रेशर है, अभी कुछ भी प्रेशर नहीं है। अभी तो पिताजी काम कर रहे हैं। हाँ, अभी कोई प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। बहुत किसी इंसान का इतना प्रेशर है कि पिताजी कर्जा में डूबे हुए हैं, पिताजी का डेथ हो गया है, पूरा घर का डिसबैलेंस हो गया है। हाँ, बीवी छोड़ के भाग गई किसी और के साथ। हाँ, बेटी छोड़ के भाग गई किसी और के साथ। दुनिया का सोसाइटी प्रेशर, सोशल प्रेशर, हाँ, ये प्रेशर वो प्रेशर, दुनिया भर का प्रेशर है, जो कि एक्चुअली आपका लाइफ को इम्पैक्ट करता है। नौकरी कभी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता है। नौकरी आप कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, पर आपका लाइफ इम्पैक्ट कौन करता है? आपका फैमिली, आपका सोसाइटी, अगल बगल का सोसाइटी। एक बच्चा को नौकरी नहीं मिलेगा तो अगल बगल का आदमी ताना मारते रहेगा, अरे यार कहाँ जा रहा है, घूमने जा रहा है क्या? तो ये सोसाइटी इम्पैक्ट करता है। डेली ताना मारेगा, हाँ, कि क्या अभी तक नौकरी नहीं लगा, अभी तक नौकरी नहीं लगा। तो ये सब क्या है कि सोसाइटी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो रैगिंग क्या है ना, वो प्रेशर से बर्दाश्त करने का एक शक्ति देता है। वो प्रेशर, क्योंकि आगे आने वाला प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर है। कभी लोने चलते रहेगा, हाँ, कभी ये चलेगा, कभी वो चलेगा। दुनिया भर का प्रेशर है। हम एक एग्जांपल के तहत कहें कि ये सब प्रॉब्लम आता है। बेटा बेटा जाके मार कर लिया कहीं पे। बाप स्कूल टीचर है और बेटा जाके मारपीट कर रहा है। हाँ, या बाप मतलब कोई भी अच्छा अपना रेपुटेशन है, आप एक जगह पे रहेंगे तो रेपुटेशन ही रहेगा, और बेटा डेली दारू पी के घर आ रहा है, अगल बगल वाला पूरा हीन भावना से देख रहा है। ठीक है, तो
क्या है कि ये सब एक छोटा सा केस है, बट हम क्या है इससे भी बड़ा बड़ा केस होता है। किसी के जैसे कोरोना में किसी के माँ बाप दोनों एक्सपायर कर गए, कोरोना का डेथ हो गया। एक अरे मेरी सासू माँ लास्ट ईयर एक्सपायर की, ठीक है, ये कोरोना में। जब हम बॉडी लेने गए थे उस समय हमको पता चला कि एक ही फैमिली से 3 आदमी एक्सपायर कर गया, ठीक है, माँ बाप बेटा तीनों एक्सपायर कर गया कोरोना से। बस उसके घर में उसकी वाइफ बची और एक छोटा बच्चा बचा। तो उसके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप सोच सकते हैं कि अगर पूरा लाइफ में पूरा फैमिली ही डेथ हो गया कोरोना में, और उसके घर में बस एक वाइफ बची और एक बच्चा बचा छोटा सा। अब उसको पूरा ये लाइफ गुजारना है, कमाने वाला कोई नहीं, खिलाने वाला कोई नहीं, लाइफ में फैमिली ही कोई नहीं बचा। तो ये सब बहुत ज्यादा लाइफ में आने वाला समय में प्रेशर आने का, देखिए सबका लाइफ एक, भगवान ना करे किसी के साथ हो ऐसा, पर बहुत सारे प्रेशर आने की संभावना है जब जो कि आपको लाइफ में लड़ने का शक्ति देता है, आपको मजबूत बनाता है। सबसे बड़ा बात ये है कि आपको मजबूत बनाता है, ठीक है। और अगर आप वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं तो आप कौन सा प्रेशर झेल पाएंगे? सबसे बड़ा चीज वो है। तो अगर वो प्रेशर नहीं झेल पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कुछ भी, अगर तो उस केस में क्या होगा कि वो आदमी उदास हो जाएगा, और उस केस में क्या है कि अपना बाल बच्चा सबको, जैसे हम जो अभी एग्जांपल दिए कि एक वाइफ बची, उसका उसका मतलब बहू बची, और उसका एक बच्चा बच्चा जो कि छोटा सा है, बहुत छोटा है। तो अगर उसकी वाइफ प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाए और वो भी बोल दे हम सुसाइड कर लेंगे, तो जो छोटा बच्चा है जो कि अभी 5 साल या 6 साल का हुआ है बच्चा, वो आगे कैसे गुजारेगा लाइफ? 3 आदमी तो चला गया उसके लाइफ से, अब उसकी माँ बच्ची है, वो भी अगर सुसाइड कर ले प्रेशर में आके, तो उसका छोटा सा बच्चा का क्या हालत होगा? अनाथ हो जाएगा सर। हम्म तो वो अनाथ हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा, कौन देखेगा उसको, कौन खाना देगा? कोई भी अपना नहीं रहेगा। तो ये सब लाइफ का एक्चुअल प्रेशर है। जो कॉलेज में रैगिंग होता है वो प्रेशर थोड़ी ना होता है, वो तो आपको वो इंजॉयमेंट के हिसाब से लेना है, क्योंकि वो सब एक्चुअली आपको फॉरवर्ड बनाता है। आपको जैसे जैसे आप, उस समय आपका एज ज्यादा नहीं होता है, उस समय जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर कुछ प्रेशर नहीं है लॉजिकली, जब आप एक एज में चले जाएंगे तो वो प्रेशर क्या है कि एक एज में वो प्रेशर हंसी मजाक है, ठीक है। वो एक एज जब पार हो जाएगा, आज जब हम सोचते हैं कि उस समय वाला हम लोग इतना डरते थे सीनियर लोगों से एक छोटा सा चीज के लिए, तो अभी हम लोग को हंसी लगता है कि भाई आज के डेट में कोई करे वैसा, तो हम लोग तो उसको हंसते हंसते करेंगे, अरे यार हम मेरा भी रैगिंग करो ना, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में नहीं आता है संजय दत्त कि भाई यस मेरा भी सर। रैगिंग करो, मेरा भी रैगिंग करो, हम भी बॉडी दिखाते हैं। ऐसे मेरा बॉडी नहीं है, ठीक है। पर हम बात का बता रहे हैं कि जैसे मुन्ना भाई में आता है, क्योंकि उसका एज हो गया है, वो सबका रैगिंग होता है तो सब डर रहा है, पर मुन्ना भाई खुद बोला रहे यार हमको भी रैगिंग करो। तो वो क्या है कि एक मैच्योरिटी के बाद वो सब रैगिंग आपको इजी लगेगा, क्योंकि वो लाइफ एक्चुअली वो लाइफ नहीं है, वो एक लाइफ का पार्ट था जो कि आपको प्रेशर झेलने का शक्ति दे रहा था। अब कोई बच्चा वही प्रेशर को नहीं झेल पा रहा है तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो अपना माइंड को लाइफ आप, हाँ बोलिए।
या उसके एक दिन आगे का हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, एक दिन आगे, क्योंकि आने में भी आप लोगों को टाइम लगेगा। यस सर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, नहीं तो फिर आपका ये भी रुक जाएगा। ठीक है, ओके, चालू करते हैं। यस यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम जैसे बोले कि पानी को बॉयल करना पड़ता है। ठीक है, तो पानी को हमको बॉयल करना है, तो पानी का तापमान 30 डिग्री था, तो हम हीट दिए, तो ये हीट 30 डिग्री से हीट आया और ये पानी बॉइलिंग पॉइंट तक आ गया। इसमें हम क्या ऐड किए, सैचुरेशन टेम्परेचर ऐड किए। उसके बाद इसमें लेटेंट हीट ऐड किए, जो कि पानी को मतलब बॉर्डर क्रॉस कराया। ये जो वाटर प्लस स्टीम बना, ये जो लेटेंट हीट ऐड किए, ये लॉजिकली क्या हुआ आपका, मतलब बॉर्डर को क्रॉस करने में जो पैसा लगा, और ये हो गया सुपर हीट। ठीक है, अब मान लीजिए हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रेशर बढ़ाने का, जैसे पंप लगा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही हम कोई चीज का प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम कोई चीज का प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा वो दिखाता हूं। कि मान लीजिए प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने से क्या बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, यस सर। तो Yes, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, कौन सा कलर दे, हाँ ये कलर देता हूं। तो मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट आपका चला गया 150 डिग्री या 150 डिग्री पे, तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। अब प्रेशर बढ़ गया, अब 30 डिग्री से आपको प्रेशर बढ़ गया, तो आपको ये वाला सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया। फिर ये हो गया क्या, लेटेंट हीट, और ये हो गया सुपर हीट। ठीक है, और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाए, और अगर थोड़ा सा हम प्रेशर बढ़ाते हैं,
तो और प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा वो दिखाते हैं। और प्रेशर हम बढ़ा दिए, तो प्रेशर बढ़ाने से फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 200 डिग्री पहुंच गया। तो अब ये जो लाइन होगा वो इस टाइप से लाइन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मेन फैक्टर क्या है, प्रेशर बढ़ने से कैसे इंपैक्ट कर रहा है, कि नीचे वाला लाइन क्या है, येलो कलर नहीं दिखेगा, येलो कलर नहीं दिखेगा, ब्लैक कलर करते हैं। हाँ, ये लाइन क्या है, हीट एडिशन, कितना हीट हम ऐड किए, कितना रुपया खर्चा किए। तो जब 100 डिग्री था, जब पानी का 100 डिग्री था, तो ये लाइन क्या बताता है, ये लाइन कौन सा हीट एडिशन बताता है, ये लाइन कौन सा हीट एडिशन बताएगा, सेंसिबल हीट। तो इतना हम सेंसिबल हीट ऐड किए, इतना हीट हम क्या ऐड किए, लेटेंट हीट, इतना हम लेटेंट हीट ऐड किए। और मान लीजिए इतना हम सुपर हीट ऐड कर रहे हैं, इतना हम सुपर हीट ऐड किए, तो टोटल हीट कितना ऐड किए, यहां से लेके पूरा यहां तक हीट ऐड किए, ठीक है। अब अब प्रेशर जब बढ़ता है तब क्या होता है, देखिए जब प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वही हीट कहां पहुंचेगा वो दिखा रहा हूं। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये लाइन यहां तक आएगा, हीट एडिशन, टोटल हीट एडिशन यहां से यहां तक, चाहे सेंसिबल लेटेंट मिला के। पहले लाइन कहां तक आ रहा था, पहले लाइन यहां तक आ रहा था, अभी इतना हीट का बचत हो गया, अभी क्या है, इतना हीट का बचत हुआ ना। 100 डिग्री पे इतना हीट लग रहा था पानी को स्टीम बनाने में, और 200 डिग्री पे इतना हीट बच जा रहा है, बढ़ाने से इतना हीट बच जा रहा है। तो जितना हीट बचेगा उतना मेरा फ्यूल जो है, जो पेट्रोल लगा रहे हैं या कोयला लगा रहे हैं, वो कम कॉस्ट लग रहा है, उतना कम लग रहा है फ्यूल, क्योंकि हीट तो उतना ही ऐड कर रहे हैं, बल्कि उससे कम ऐड कर रहे हैं, और आपको उससे ज्यादा तापमान मिल जा रहा है। और अगर ऊपर जाते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट और ऊपर जाएंगे तो और कम हीट लगेगा, इतना बच जाएगा, इतना फ्यूल बचेगा, इतना हीट ऐड करने के लिए जो फ्यूल लगेगा वो खर्चा नहीं होगा, इतना हीट, ठीक है, हमको बस इतना ही हीट लग रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं, मेरा एफिशिएंसी क्या हो जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, कहाँ गया पॉइंट, हाँ, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट में तापमान जो होता है वो होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर होता है 226 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तापमान में पानी में लेटेंट हीट एडिशन नहीं होता है, डायरेक्टली पानी वेपर बन जाता है, ठीक है। तो इस तापमान में जब लाइन जाता है तो कैसे होता है, इस टाइप से हो जाता है, इसके बाद सुपर हीट हो जाता है, तो और कम बिजली खर्चा होता है। ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो एक पावर प्लांट आप सुने होंगे, पता नहीं, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, ये जनरली 660 मेगावाट का पावर प्लांट में, 660 मेगावाट का पावर प्लांट में यही प्रेशर एंड टेम्परेचर रहता है। तो क्या होगा, ये प्रेशर एंड टेम्परेचर रहने से क्या होगा, आपका कम हीट में, इतना हीट में ही आपका पूरा का पूरा, मतलब ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगा, इतना हीट में ही पूरा स्टीम वाटर में बन जा रहा है, ज्यादा एफिशिएंसी मिल गया, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे पावर प्लांट का एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम हीट एडिशन जो है वो कम कर रहे हैं। हीट एडिशन कम कैसे कर रहे हैं, रैंकाइन साइकिल को देख के हम कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट एडिशन कम कर रहे हैं, जितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं उतना हीट एडिशन कम कर रहे हैं। अब 660 मेगावाट का पावर प्लांट हम पहले क्यों नहीं यूज करते थे, अभी जितना पावर प्लांट बनता है सब 660 मेगावाट का बनता है, पहले क्यों नहीं बनाते थे, क्योंकि जैसे आपको बताया कल, जो बता रहे थे कि आप बुलेट चलाएंगे और स्प्लेंडर चलाएंगे तो बुलेट में दुनिया भर का टेक्नोलॉजी है, डिस्क ब्रेक है, नी गार्ड, लेग गार्ड, हेलमेट, ये चेन, सॉकेट सब अलग है,
एयर कूल, ऑयल कूल। हाँ, तो इसमें क्या है 660 मेगावाट में क्या है कि ये प्रेशर जो होता है 226 प्रेशर, ये बहुत ज्यादा होता है। ये इतना ज्यादा होता है ना कि अगर ये प्रेशर का एक छोटा सा लाइन स्टीम का पास हो, मतलब अगर ट्यूब में लीकेज हो जाए और एक लाइन पास हो, ये लाइन में इतना प्रेशर रहता है कि एक सीमेंट का दीवार को आधा काट सकता है। मतलब ये प्रेशर से स्टीम को अगर आप छोड़ देंगे तो वो सीमेंट का दीवार या रॉड, लोहा का रॉड को ऐसे करके काट देगा, सीधा हाफ काट देगा। ये इतना ज्यादा प्रेशर रहता है। तो इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट भी इतना ज्यादा देना पड़ेगा। तो पहले वो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले वो सेफ्टी इक्विपमेंट हम लोग का उतना ज्यादा एडवांस नहीं था। अभी एडवांस ज्यादा हो गया है। ठीक है, अभी जैसे कार में एयर बैग देता है, एबीएस देता है, डिस्क ब्रेक देता है, तो उसी तरह से वो धीरे धीरे एडवांस में जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अभी धीरे धीरे जब एडवांस में जा रहा है तो क्या हो रहा है 660 मेगावाट में बना रहा है, ताकि ये क्या है ज्यादा मेगावाट भी दे रहा है, बिजली भी ज्यादा दे रहा है और एफिशिएंसी भी ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है लाइन, एफिशिएंसी भी ज्यादा हो रहा है। तो रैंकाइन साइकिल किस लिए जरूरत होता है? एक चीज का एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए कि वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है, इसी रैंकाइन साइकिल के पे जितने स्टीम पावर प्लांट है उसका बेसिस यही है, इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है, रैंकाइन साइकिल। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल में जनरली क्या है, एक आपका है सेंसिबल हीटिंग, एक लेटेंट हीट, एक सुपर हीट। अब इसको छोटा शॉर्ट में हम समझाते हैं। सेंसिबल हीट किस टाइप का हीट है? सेंसिबल हीट वो हीट है जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है बट फेज चेंज मतलब क्या होगा? फेज चेंज का मतलब हम क्या समझते हैं? वाटर से स्टीम बदलना नहीं होता है, फेज चेंज नहीं होता है, बस तापमान इंक्रीज होता है। मतलब पानी का तापमान, पानी में हीट किए तो पानी बॉयल हो रहा है, 30 डिग्री से 100 डिग्री जा रहा है, बट स्टीम नहीं बन रहा है, स्टीम नहीं बन रहा है। ये हो गया सेंसिबल हीटिंग। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? सैचुरेशन टेम्परेचर वो होता है जब पानी बॉयल होना चालू हो जाता है, और जब बॉयल होना चालू हो जाएगा उस पॉइंट को सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। मतलब 100 डिग्री, जितना प्रेशर होगा सैचुरेशन टेम्परेचर उतना इंक्रीज होगा। लेटेंट हीट क्या क्या होता है? यहाँ पे दो चीज लिखे थे, टेम्परेचर एंड फेज चेंज। यहाँ पे भी लिखेंगे टेम्परेचर एंड फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब क्या हो गया? वाटर से वेपर बनना। यहाँ पे टेम्परेचर क्या था? इंक्रीज, और फेज चेंज नहीं था। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और फेज चेंज होगा। ठीक है, वाटर स्टीम बनेगा बट टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। सुपर हीट में क्या है? सुपर हीट में भी सेम है, टेम्परेचर एंड फेज चेंज। तो सुपर हीट किसका होता है? स्टीम का होता है। तो स्टीम में भी फेज चेंज नहीं होगा और टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। बट सुपर हीट किसके लिए होता है? स्टीम के लिए होता है। देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज, फेज चेंज नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज, फेज चेंज नहीं। तो सेंसिबल हीट किसके लिए होता है? ये वाटर के लिए होता है, सेम चीज। और सुपर हीट सेम चीज होता है। लेटेंट हीट में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, फेज टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है बट फेज चेंज होता है। ठीक है, ये याद रहेगा तीनों का डिफरेंस। यस सर। यस सर। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट नहीं? रैंकाइन साइकिल हो या सेंसिबल हीटिंग या सैचुरेशन टेम्परेचर, इन सब में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो कभी भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, कोई सर भी एक डाउट है तो आप पर्सनल पूछ क्वेश्चन सकते हैं। था।
हाँ सर पूछिए एक पूछिए पर्सनल, एकदम पूछिए। सर आपका इम्पैक्ट लेवल IL5 है ना? हाँ हाँ IL5 मतलब मैनेजर, ठीक है। तो आप यस लोग अभी सर। जो ज्वाइन करेंगे वो NS4 में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप लोग अभी जो ज्वाइन करेंगे वो NS4 में ज्वाइन करेंगे। तो रुकिए, एक मिनट बता रहा हूँ। आप लोग कब ज्वाइन किए थे? ज्वाइनिंग डेट क्या था आपका? 11 11 अक्टूबर। अक्टूबर 2021। यस सर। 2021। तो आपको यहाँ पे 2 साल का ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दो साल का ट्रेनिंग करेंगे तब आप NS4 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 4 साल लगेगा आपको, 2023 से 24, 25, 26, 27। 27 में आप NS5 बनेंगे। फिर 28, 29, 30, 31, 2031 में आप NS6 बनेंगे। फिर 2035 में आप NS7 बनेंगे। फिर इसी तरह से 2039 एंड 2043 NS9 और NS8, ठीक है। लॉजिकली आपका यही रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 18 साल उम्र हो रहा है अभी, कितना एवरेज है? 18 साल या 17? 18 सर, 18। 18 है। हाँ तो यस सर। 19, 20, ठीक है। 19, 20, 20 से 4 24, 24 से 4 28, 28 से 4 32, 32 से 4 36, 36 से 4 40, 40 साल में आप NS9 बन जाइएगा, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम होता है जिसमें आप IL6 बन सकते हैं, बट उसमें भी 4 साल आपको बिताना पड़ेगा, मतलब 2047 में। मतलब यहाँ पे एज हो जाएगा आपका 44 साल, ठीक है। उसके बाद आपको फिर 4 साल बिताना पड़ेगा IL5 के लिए, IL5 के लिए, IL5 के लिए, जो कि 2051 में बनेंगे, मतलब 48 ईयर्स में, ठीक है। लॉजिकली क्या है कि ये ऐसा जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि आपका जब 50 साल होगा तब आप IL5 बन सकते हैं। तो ये थोड़ा डिमोरलाइज करने वाला नहीं हुआ बात कि भाई यस 50 सर, साल होगा, 30 साल। ठीक है। इसी के कारण से कंपनी के पास एक और स्कोप है। वो स्कोप क्या है? ये सेम टू सेम यही रहेगा, ठीक है। कंपनी के पास एक और स्कोप है, ऑप्शन है। आप यहाँ पे डायरेक्टली NS7 बनेंगे और उसके बाद NS7 बनेंगे और यहाँ पे NS9 बनेंगे और यहाँ पे IL6 बनेंगे और यहाँ पे IL5 बनेंगे। फिर IL4, IL3 ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप 36 साल में बनेंगे और यहाँ पे 48 ईयर्स में बनेंगे। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। मेरा सर अभी IL4 मतलब सीनियर मैनेजर। हाँ, तो मेरा अभी 35 ईयर्स है, ठीक है। तो हम आज यहीं पे हैं ओके। तो ये चीज आप भी बन सकते हैं, पर अब कैसे बनेंगे ये क्वेश्चन है। आप लोगों को सर बताए थे लेकिन वाटर आप ट्रीटमेंट लोग में हम जैसे थोड़ी जो बने हैं सर टीए पास करके। क्या TA पास करके? सर आप भी सर टीए पास करके बने हैं? नहीं नहीं, हम नहीं नहीं बने हैं, नहीं। पर बहुत आदमी बना है। हम तो इसी में ज्वाइन किए थे। अब क्या बता रहे थे सर, क्या रास्ता है? हाँ, तो आप लोग तो इसका रास्ता क्या होता है ना, ये नॉर्मली आपको, मतलब नॉर्मल ड्यूटी करेंगे तो आप फिर 50 साल में भी, ये 50 साल का 55 साल भी हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल रास्ता है, एकदम नॉर्मल रास्ता में चलेंगे तब ऐसा बनेंगे। अभी क्या है कि ये जो 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है 2 साल, ये जो 2 साल आपको पढ़ाया जा रहा है, वो 2 साल में जो जो चीज आपको पढ़ाया जाएगा अगर वो आप याद रखते हैं, ठीक है, तो जैसे ही NS4 में, मतलब 2027 में एक एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा आपको,
ठीक है, एक एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा 2027 में। ठीक है, मतलब आपका जब 24 साल हो जाएगा तो आपको एक एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, जो आपको ये 2 साल पढ़ाया जा रहा है, यही क्वेश्चन से पूछा जाएगा, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। पर वो कब क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए कि अभी तो आपको सब पढ़ाया जा रहा है, हाइड्रोलिक्स पढ़ाया जा रहा है, बेंच फिटिंग पढ़ाया जाएगा, पावर प्लांट पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। हाँ, बट जब आप जॉब में चले जाएंगे तो जॉब में कुछ ना कुछ आपका ड्यूटी होगा, मे बी पंप ऑपरेट करना है, मे बी यस आपको सर, इंटर अलाइनमेंट करना पैलेट है। हाँ, सीआरएफ। सीटर पे क्या मिलेगा वो हम लोग को नहीं पता, वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो जब वहां पे 4 साल जॉब कर लेंगे तो अभी यहाँ पे कितना मॉड्यूल है, बहुत सारा मॉड्यूल होगा, 20-30 को मॉड्यूल होगा। वो यस 20-30 में आपके जॉब के हिसाब से कोई 7-8 मॉड्यूल डिसाइड किया जाएगा, 7 से 8 मॉड्यूल। हाँ, जो आपका जॉब से रिलेट होगा। अगर पावर प्लांट में काम करते हैं तो पावर प्लांट, पंप, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब रहेगा। अगर पावर प्लांट में नहीं काम करते, किसी और में काम करते हैं, तो फिर कुछ और रहेगा। इसीलिए ये मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है। फिर 2027 में एक एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका। अगर वो ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो डायरेक्टली आप NS7 बन जाइएगा और डबल प्रमोशन मिल जाएगा आपको। मतलब ये जो प्रमोशन का पैसा आपसे छूटा NS5-6 से, ये पैसा यहाँ जोड़ के मिल जाएगा आपको। तो सर उसके लिए जो हम लोग को एग्जाम देना है, मतलब 2027 में जो हम लोग देंगे हाँ, NS7 जाने के लिए, तो उसके लिए सर कोई डिग्री विग्री भी करना पड़ता है? इसके लिए कोई डिग्री नहीं है, ये नॉर्मल रहता है। इसके लिए मतलब कि अगर आप, कोई भी सर जो 10th हाँ, पास आउट करके अप्रेंटिस घुसा है वो भी दे सकता है? हाँ, पर इसके लिए प्रायोरिटी उसी को मिलेगा जिसके पास डिप्लोमा हो, डिग्री नहीं। अच्छा, मतलब मान लीजिए एक लड़का है जो 12 पास किया हुआ है और एक लड़का है जो डिप्लोमा किया हुआ है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा? डिप्लोमा वाला। डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि वो अप्लाई नहीं कर सकता है, 10th वाला भी अप्लाई कर सकता है, 12th वाला भी अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकता है। पर क्या है कि अगर आपको ऑप्शन मिले, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन मिले कि हम 1000 रुपया है, हमको हैवेल्स का पंखा मिल रहा है, उषा का भी मिल रहा है, एक लोकल ब्रांड का मिल रहा है, तो हम कौन सा लेंगे? और दो तीनों का दाम 1000 रुपया है, तो आप कौन सा लेंगे बताइए? टॉप रैंक चल रहा हैवेल्स का। होगा। हाँ, एकदम वही चीज है। तो वही चीज है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगा ना। तो लेकिन इस, सर ये डिप्लोमा हम लोग करेंगे कैसे, मतलब कि काम जॉब करते करते डिस्टेंस से? हाँ, डिस्टेंस से, इवनिंग से, डिस्टेंस से। टाटा स्टील खुद भी कराता है। आपका ठीक है 3 ऑप्शन है, एक होता है इवनिंग डिप्लोमा, यस ठीक सर। है, ये कब एक होता कराता है है सर प्लांट? प्लांट मतलब कराता है। जैसे ही आप NS4 बन जाएंगे आपके लिए ऑप्शन मिलेगा, नेट पे आपको मेल आएगा। हाँ, यस आप सर। इवनिंग डिप्लोमा के लिए आप एलिजिबल है। तो आप अप्लाई कीजिए, तो आप अप्लाई करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम होगा। हाँ, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, छोटा सा एग्जाम होगा, वो एग्जाम जैसे ही पास करेंगे तो वो 3 साल में आपको डिप्लोमा करा कर दे देगा। तो आपको हर पूरा 3 साल शाम को आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप पार्ट टाइम या डिस्टेंस कर सकते हैं। तो बाहर से टाटा स्टील नहीं कराता है तो भी आप, जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो एग्जाम्पल, सर मान्यता मिलेगा ना ये डिस्टेंस अगर हम लोग करेंगे तो? मतलब कि तीनों को वैल्यू देगा ना सबका टाटा स्टील? सबका सबका मान्यता है। ठीक है पर सर। डिस्टेंस का मान्यता बाहर भी मिलेगा, इवनिंग डिप्लोमा का मान्यता केवल टाटा स्टील में मिलेगा, जो टाटा स्टील कराता है। ठीक है, इसको छोड़ के फुल टाइम मत कीजिएगा कभी भी। ठीक है, डिस्टेंस के लिए बहुत सारे कंपनीज है, जैसे ICWAI, ठीक है, आपका है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, इग्नू। SMUIT। एक चीज देख लीजिएगा, इग्नू है। ठीक, एक चीज देख लीजिएगा कि आपका AMI अप्रूव है कि नहीं। ठीक है, और भी कंपनी है माहे मणिपाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सब कराता है डिस्टेंस। फुल टाइम मत कीजिएगा, डिस्टेंस कीजिएगा। कब कीजिएगा? 2023 में। जैसे जब ही 23 में परमानेंट पर होंगे सर। हो जाएंगे उस दिन इमीडिएट इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे टाटा स्टील कराए या नहीं कराए। अगर टाटा स्टील कराता तो उसमें ज्वाइन कीजिएगा। पर मान लीजिए टाटा स्टील में वैकेंसी है, 60 को बच्चा लेगा और आपका नहीं हुआ तब, तो उस केस में बाहर कहीं भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, छोड़िएगा मत अपना ऑप्शन। जैसे ही फिर NS7 में एग्जाम होगा तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये जो 2 साल पढ़ाई किए है ना, 2021 से 23, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा उस समय।
तो इसीलिए जहाँ पे भी जो भी पढ़ाई किया हो, जो भी आदमी आपको मॉड्यूल दिया हो, पीपीटी दिया हो, सब पीपीटी को रखिएगा और उसको पढ़ते रहिएगा। आप एक ही बार में 2023 में 27 में प्रमोट हो जाइएगा। सेम टू सेम 2027 में जैसे ही आपका 4 साल हो जाएगा NS7 में, तो 2031 में आपको ऑप्शन मिलेगा आवाज नहीं आता। NS9 के लिए। सर आपका उसमें भी आवाज कट गया था। हाँ हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हेलो, यस सर। यस यस सर। सर। हाँ तो फिर जैसे ही आपका NS7 में 4 साल कंप्लीट होता है, फिर 2031 में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा NS9 का एग्जाम देने का। सेम ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें क्या है कि वही चीज पूछा जाएगा जो आप 2021 से 23 तक पढ़ाई करेंगे। अभी आपको पढ़ने के लिए 6 सप्ताह मिल रहा है पावर प्लांट पढ़ने के लिए, उस समय आपको पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अभी आपको पढ़ने के लिए क्या दिया जा रहा है? समय दिया जा रहा है। उस समय आपको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा, डायरेक्टली एग्जाम देना है। ठीक है, वही 7 से 8 मॉड्यूल का एग्जाम देना है जो आप NS7 में दिए थे। अगर वो क्लियर हो जाता है तो आपका NS9 बन जाएंगे। अब क्या है, अगर NS9 आप क्लियर कर लेते हैं, फिर 2035 में आपको IL6 के लिए ऑप्शन मिलेगा। अब इस समय डिप्लोमा भी वैलिड है और डिग्री भी वैलिड है। तो अगर आप, अब वही सेम चीज हो गया कि आप खरीदने गए पंखा, 1000 रुपए का पंखा था और दोनों अलग अलग ब्रांड का था, तो आप क्या लेंगे? ब्रांडेड लेंगे। हम डिग्री को ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमको डिग्री प्रेफर करना है तो क्या कीजिए आप, जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है, आप फिर से डिस्टेंस से डिग्री में एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस से आप डिग्री में एडमिशन ले लीजिए। तो आपका डिग्री कंप्लीट रहेगा तो आपको IL6 बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप 28 साल में 32 साल में आप IL6 बन पाएंगे, इजीली बन जाएंगे। और ये सब में जो आपको छूटेगा, इतना सारा प्रमोशन छूटेगा और इतना जल्दी आप कवर कर लेंगे। जो आप 44 साल में करने वाले थे, वो चीज आप 35 साल में, 9 साल पहले ही कर लेंगे। तो क्या है, आपको अपना फोकस क्लियर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कब डिग्री और डिप्लोमा करना है। डिग्री को यहाँ कर लेंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा। अगर डिग्री को हम यहाँ कर लेते हैं तो कोई काम का नहीं रहेगा, ये मेरा लॉस हो जाएगा। तो आपको दोनों चीज करेंगे तभी जल्दी प्रमोशन मिलेगा। आप केवल डिग्री, अगर डिप्लोमा की जगह डिग्री कर लिए तो आपका लॉस हो गया। क्यों लॉस होगा पता है? क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी निकलते हैं जहाँ डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट है। जैसे आप कभी फॉर्म भरते हैं SSC का, हाँ वहां पे अगर आपका डिप्लोमा जरूरत है, आप डिग्री रहेगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को? हेलो, यस। हाँ नो सर। हाँ, तो इसी कारण से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बेटर है अपना फोकस क्लियर कीजिए। ये वाला चार्ट को याद रखिए कि हमको ये करना है, ना कि हमको ये करना है। 80% आदमी यही करता है, ये चार्ट को फॉलो करता है। 80% आदमी इस चार्ट को फॉलो करता है, 20% ये आदमी इस चार्ट को फॉलो करता है। ये चार्ट कब फॉलो होगा? जब आप समय से डिप्लोमा डिग्री कर लेंगे तब। क्योंकि हाँ, नॉर्मली क्या होता है ना, एक बार आदमी जब नौकरी पे घुस जाता है ना, तो क्या होता है कि भाई अब नौकरी पे नौकरी लग गया है, अब पैसा मिल रहा है, तो भाई आराम करो। यही हो जाता है नॉर्मल जनरल, जिस कारण से आदमी। हाँ बोलिए। सर जरूरी है कि डिप्लोमा किए होंगे तभी मेरा NS7 में होगा। हम क्या बोले, जरूरी नहीं है कि डिप्लोमा किए होंगे तभी NS7 में होगा। आपका 12 में भी हो सकता है, बट आपको अपना दरवाजा खोल के रखना होगा ना। अगर तो सर एक रैंक दरवाजा, हाँ प्रायोरिटी से डिप्लोमा वाला कोई पहले ही मिलेगा ना। हाँ, वो तो ऑब्वियस है ना भाई, सर जरूरी नहीं है। हाँ बोलिए। सर जो एग्जाम होगा उसमें हाँ रैंकिंग होगा तभी प्रेफरेंस मिलेगा ना, मतलब
देखिए दो ही आदमी को प्रेफरेंस मिलता है, या तो आपका कोई रिलेटिव है जो हेड वेड बने हुए हैं तो आपको इजीली प्रायोरिटी मिल जाएगा, वैसा है क्या? तब डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है। रैंकिंग अच्छा होगा तो मिल जाएगा ना सर, भले ही हाँ 10th हो चाहे 12th। हाँ, रैंकिंग अच्छा रहेगा तो भी मिल जाएगा, पर देखिए कब डिपेंड करता है, आपका इंटरव्यू कितने देर के लिए, अभी जो आप टीए में एग्जाम देने आए आपका इंटरव्यू कितने देर के लिए हुआ? आप लोग तो इंटरव्यू आधा दिए थे, आधा घंटा में आपका जज कर लिया कि आप कितना रैंक के हैं। यस सर। तो आधा घंटे में कैसे कोई जज कर पाएगा कि आप कितना रैंक में हैं? आप समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि आप नहीं बता पाए, 10 क्वेश्चन पूछाएगा, क्या गारंटी है कि आप 10 में 10 का जवाब दे पाएंगे इंटरव्यू में? अगर कोई चांस है कि एक दो क्वेश्चन छूट जाए तो फिर किसको लेगा? अगर आपका भी 3 क्वेश्चन छूटा, उसका भी 3 क्वेश्चन छूटा, हाँ तो आपका भी नंबर आया भाई इंटरव्यू में, आपका 70 नंबर आया, उसका भी 70 नंबर आया, तब फिर किस क्या पकड़ेगा? फिर डिग्री डिप्लोमा पकड़ेगा वाला। एकदम। यस सर। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हम 100 में 100 क्वेश्चन का जवाब देंगे, हाँ मेरा जो रिटर्न एग्जाम देंगे, जो यहाँ 7 से 8 मॉड्यूल में एग्जाम होगा, ये रिटर्न एग्जाम में हम सारा क्वेश्चन ही जवाब दे देंगे, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जवाब देना। अगर आप कॉन्फिडेंट है तब डिप्लोमा करने का कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें 100 में 100 नंबर लेके आइए, इंटरव्यू में 100 में 100 दीजिए, आपका होना ही है, चाहे आप 10 पास हो या 12 पास हो। पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर पाएंगे तो ठीक, अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको ये करना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि जहां पे भी 1% भी डाउट है तो वो डाउट लेके नहीं चलना है, क्योंकि अगर वो डाउट लेके चलेंगे तो फिर आप इस साइकिल को फॉलो करना चालू कर देंगे। इसीलिए एक दिक्कत है, दिक्कत के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 10 और 12 वाला नहीं होता है, NS7 प्रोमोट नहीं होता है, बट क्या है कि उसके लिए आपको पूरा रेडी रहना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, एक आध को गलत हो सकता है, मान लीजिए दूसरा आदमी 6 क्वेश्चन का गलती दिया तो आप एक ही क्वेश्चन दिया, 2 ही क्वेश्चन का गलत दिया, उस केस में आपका श्योरिटी है। तो वो चीज आपको डिसाइड करना है पहले ही कि हम आपको क्या करना है। सर यहाँ पे जो NS आप बोले हैं सर, NS5 NS6 का जो सैलरी है जोड़ के मिल जाएगा, मतलब क्या बोले हैं सर? हम मतलब जैसे आप तो NS4 के बाद NS7 गए ना, तो आपको ये वाला तो जंप नहीं मिलेगा। जैसे NS4 से NS5 जाते हैं तो आपको एक जंप मिलता है, मतलब एक पैसा बढ़ता है। NS5 से NS6 जाएंगे तो पैसा बढ़ेगा, NS6 से NS7 जाएगा तो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, एक एक होता है कि हर साल पैसा बढ़ता है, 2023 से 24 में एक पैसा बढ़ेगा, 24 से 25 में एक पैसा बढ़ेगा, ऐसे 4 बार पैसा मिलेगा। प्लस 4 बार पैसा के बाद जब NS4 से NS5 जाएंगे तो एक बार और पैसा मिलेगा, मतलब ये 4 साल में आपको 5 बार पैसा मिलेगा, बढ़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जब NS4 से NS7 चले जाएंगे तो आपको ये दोनों जंप का भी पैसा मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपका सैलरी जब आप NS7 बनेंगे ना, तो इस आपका सैलरी इन लोग से ज्यादा रहेगा, जो इसका सैलरी होगा NS7 में, और जो आपका सैलरी रहेगा NS7 का 2027 में जो आपका सैलरी होगा, और जो 2035 में इनका सैलरी होगा उससे ज्यादा आपका सैलरी होगा। इसका भी कुछ क्राइटेरिया है सर? नहीं नहीं, इसका क्राइटेरिया नहीं है, ये कॉमन रहता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। तो मेरा बोलने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अभी जो 2 साल मिला है, स्टाइपेंड मतलब पैसा भी मिलते रहे और पढ़ाई भी होते रहे। अभी तक 10 में जब पढ़ाई की है तो पढ़ाई ही करो, उल्टा पॉकेट से पैसे जाता ही था। अभी जो आप करते थे वो क्या था कि आप पॉकेट से ट्यूशन फीस भी दो और पढ़ाई भी करो, 10 11 12 जो भी है। अभी क्या है, आपको पढ़ने का पैसा मिल रहा है, तो कम से कम ये बोला चीज पढ़ाई कर लीजिए, ये जो 2 साल का चीज है ये पढ़ाई कर लेंगे तो क्या होगा ना, जब एग्जाम देंगे ना तो आपका बहुत ज्यादा चांसेज है, 90% चांसेज है कि आपको हो जाएगा, 90 के 100% चांसेस कि आप ये साइकिल फॉलो कर लेंगे। सर डिस्टेंस के लिए अच्छा कॉलेज कौन सा होगा सर डिप्लोमा करने के लिए? यही यही सब है जो बोले। अरे कोई कॉलेज से मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली आपका सर्टिफिकेट दिखता है, जहां पे सस्ता है, जहां पास करने का चांसेस ज्यादा है वहां से कर लीजिए। ठीक है सर। वो आपका कॉलेज मत देखिएगा, उस केस में कॉलेज मत देखिए। डिप्लोमा के लिए क्या है, आपको ओनली वो कागज मैटर करता है।
जहां आपका होने का चांसेस ज्यादा है कि हम एग्जाम दे रहे हैं और पास हो जाएंगे, उसी से कीजिए डिस्टेंस। इधर उधर से सर करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए। 5 से भी ऊपर होता है क्या सर? किससे? IL5 से? IL5 से क्या होता है? IL5 से ऊपर भी कोई होता है क्या सर? हाँ, फिर उसके बाद 4 3 2 1 IL4 IL3 IL4 का मतलब होता है सीनियर मैनेजर। IL3 का मतलब होता है हेड। IL2 का मतलब होता है चीफ। IL2 IL1 का मतलब होता है VP। ठीक है, तो ये इसके बाद बस यही खत्म। और उसके बाद फिर डायरेक्टली चेयरमैन, मतलब आपको रतन टाटा बन जाएंगे। ठीक है, ये बस इतना ही है। तो आप ये रास्ता इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ IL1 के ऊपर बोर्ड में है ना? हाँ, बोर्ड मेंबर बन जाएंगे आप, उसके बाद बस शेयर कमाइएगा और क्या। IL1 के बाद आप शेयर कमाते रहिएगा। उसके लिए भी सर मास्टर्स करना पड़ेगा? किसमें? उसके लिए फिर और पढ़ाई करना पड़ेगा, डिग्री के बाद फिर आपको MBA करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसके बाद आपको और भी पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ तक का फोकस रखिए, अभी वहां तक मत जाइए, अभी यहाँ तक का फोकस कीजिए। इसके बाद क्या है कि आपको और भी कुछ कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। हाँ, MBA फाइनेंस, MBA ये, MBA वो, तब जाके कुछ होगा। सर फिर आप MBA कीजिएगा अभी? मेरा ऐसा फोकस नहीं है, हमको यहाँ तक जाना ही नहीं है, मेरा यहीं तक का फोकस है। सर ग्रेजुएशन के बाद कोई सर एंट्री नहीं है सर? ग्रेजुएशन के बाद एंट्री वही naukri.com से होता है, naukri.com ही सबसे होता है। सर जो लोग का कैंपस रिक्रूटमेंट होता है वो लोग का तो डायरेक्ट टॉप नहीं पहुंचा। हाँ हाँ हाँ, वो लोग का डायरेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए अभी वो सब फोकस मत कीजिए। अभी क्या है, शॉर्ट टर्म में पहला फोकस क्या होना चाहिए आपको, ये 2 साल जो आपका पढ़ाई हो रहा है, वो पढ़ाई को अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये जो 2 साल आपका 2021 से 23 है, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि ये सब प्रमोशन आपको मिलते रहे। ठीक है, पहला फोकस ये होना चाहिए। हाँ, कि ये 2 साल हमको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के ही पैसा कमाना है, क्योंकि आपको पढ़ने का पैसा मिल रहा है, आपको नौकरी करने का पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप ये 2 साल अच्छे से पढ़ेंगे तो ये प्रमोशन आपको मिलना श्योरिटी है। और दूसरा फोकस क्या होना चाहिए कि हम 2023 में हम डिप्लोमा में एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, उसका जैसे ही 2027 होगा हम डिग्री में एडमिशन ले लेंगे। इतना पहले फोकस क्लियर कीजिए, एक बार IL6 बन जाइए, उसके बाद फिर हम भी अवेलेबल है, आप भी अवेलेबल है, पर पहले फोकस वही कीजिए। समझ रहे हैं हम क्या बताना चाहें? यस सर। हाँ, तो इसीलिए हम वो बताना चाह रहे हैं कि पहले वो फोकस को क्लियर कर लीजिए, फिर दूसरा फोकस पे पकड़िएगा। जब वो नहीं फोकस क्लियर करेंगे तो फिर दिक्कत है। इसीलिए पहले उस चीज का फोकस को अपना क्लियर करके रखिए। ठीक है, चलिए फिर अभी एग्जिट करते हैं, आज ऐसे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम ले लिए। ठीक है, कोई भी बाकी कोई भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, तो आप हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। गुड डे सर। ओके, सेम टू यू, थैंक यू।